हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। हम शहरी हवाबाजी में इस्लाहात की बात करेंगे, प्रोग्राम में दीगर इश्यूज़ को भी छेड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज असम्बली में खड़े होकर कोरोना से मुतल्लिक बयान दिया है, 2 साल कारकर्दगी से मुतल्लिक बयान दिया है और जो कन्फ्यूजन चल रही थी उनके बकौल उसको क्लियर किया है, उस पर बात करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि कोरोना से मुतल्लिक जो भी कन्फ्यूजन का कहते हैं वो गलत है। कोरोना से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह थी और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई इबहम नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी रही हम उसे बहुत मुतमईन है। उन्होंने कहा मईशत बेहतर हो रही है, खारजा पॉलिसी बहुत वाज़ेह है और उस पर हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, उस पर भी हम सही समत में जा रहे हैं। ये भी बताया कि मार्च 2021 तक मुल्क में यकसा निसाब नाफिज कर दिया जाएगा। अब अपने एनालिस्ट से हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या वो लोग भी हुकूमत की जो पिछले 2 साल में कारकर्दगी रही है उससे मुतमईन है? हाँ या ना के वैसे तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। तो नियाजी साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या लगता है आपको पिछले 2 साल में जो हुआ मुतमईन है, तसल्ली है आपको? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो खारजा पॉलिसी पे आ जाएं। जी, हमारी खारजा पॉलिसी का जो महवर है वो कश्मीर है और सारी हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसी के को सामने रख के तरतीब दी गई है। हमारी दोस्ती है, हमारी दुश्मनी है, हमारा अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, हमारा ईरान के साथ डेप्थ बढ़ाना, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाना। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या रशिया के खिलाफ बढ़ा रहे थे, हमारे पास डेप्थ नहीं थी, इंडिया के खिलाफ बढ़ा रहे थे। तो एक ही दुश्मन है जिसके साथ हम जवान हुए। मेरे बच्चों से पूछ लो, मेरे नवासियों छोटे जो उनसे पूछ लो कि आपका दुश्मन कौन है। अभी में आप कहते हैं कि 5-6 साल के बच्चे को होश आते, वो कहते हैं इंडिया भारत। तो वो उसकी वजह से कश्मीर है। कश्मीर तो हम दे बैठे हैं। अब हमारा जिसको आउटसाइड चार्म कहते हैं ना कि कुबे वाली लाभ या बाय डिफॉल्ट वो चाइना लद्दाख के अंदर ना करता तो जो मायूसी कैफियत कश्मीर पे थी टेक्निकली आप यूज कर चुके थे। 2 साल इन्होंने इस तगोदों में जोर लगाया। पिछले 5 अगस्त से जब से कश्मीर उन्होंने बिल्कुल हड़प कर लिया भारत ने और जिस अजाब से कश्मीर को तला जा रहा है, हमारी बेबसी दीदनी थी। कभी हम जुम्मे के दिन आधे घंटे के लिए बाहर निकलते थे, कभी हम यूनाइटेड नेशन में जाके इस्लाम की तबलीग शुरू कर देते थे ताकि लोगों की तवज्जो तबलीग कश्मीर से हट सके और हर तरह के हमने जतन किए ताकि हटते हटे। अल्लाह का शुक्र है कि लद्दाख की सूरत में हमारे सामने आया। इंडिया जो है अब वो एक चेकमेट कह ले, जो भी कह ले, वो एक दूसरी बात है। देखें, प्रॉब्लम इमरान खान साहब का एक छोटा सा है और वो प्रॉब्लम की असल जो वजूहात है वो पूरी नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि जी आप मुतमईन करके कोई ऐसा आर्गूमेंट हो जिससे आपके दुश्मनों को भी इत्मीनान हो और आपके अपने लोगों में जल कर निकल करके। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है? जब आप लोगों को कोई दलील से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप खुद ना मुतमईन हो। अगर तो इमरान खान साहब खुद मुतमईन हो गए तो ये तो मेरा ख्याल है कि साहनिया, मैं कहूंगा साहनिया। अच्छा। एक पाकिस्तान के जो हालात हैं कि जाने तो जाने, न जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब इस मुल्क के अंदर जो है आप ये देखें कि कौन सा बंदा हुकूमती गुजरात देख ले, अपने बंदे देख ले, ब्यूरोक्रेसी देख ले, वो मतलब आपको इमरान खान साहब का मुतमईन होना भी बड़ा मायूब लगता है। भट्टी साहब से पूछते हैं। भट्टी साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि 90 रोज के अंदर बुनियादी काम हो जाने चाहिए और हुकूमत की समत तय हो जाती है। अब 2 साल हो गए, अगर जायजा लें आप तो आपको लगता है कि जितने मुतमईन इमरान खान साहब हैं सही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज तकरीर करते हुए फरमाया, जिसमें उन्होंने अपने अहम पॉइंट्स बताया कि 1 करोड़ ख़ानदानों तक इंसाफ कार्ड पहुंचाया। अच्छी बात है। एहसास प्रोग्राम 208 अरब तक ले गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे मिल गए और इसका दायरा कार 1 करोड़ 60 लाख लोगों तक बढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है। बलूचिस्तान को रिकॉर्ड पैसा मिल रहा है इस मरतबा, अच्छी बात है। बाकी 17% उन्होंने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन की है, जो पिछलों ने 3 सालों में इतना किया था जितना हमने 1 साल में। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी कामयाबी फॉरेन पॉलिसी में, इसका हमेशा से हामी रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करतारपुर राहदारी से वाइट हाउस तक, अभिनंदन से अक़वाम मुत्तहिदा तक और बाकी मुल्कों से तल्लुकात तक मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ कि है। अच्छा। और जो सबसे आज अहम बात थी वो मेरे नज़दीक वो जो उनकी तकरीर में वो ये थी कि जब उन्होंने कहा, आज बड़ा एक मज़े का भी वाक़या हुआ
कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मैं शफकत महमूद को मुबारकबाद देता हूं, और सारों ने डेस्क बजाना शुरू कर दिए। तो साथ ही इमरान खान मुस्कुराए, थोड़ा सा शर्माए और कहा कि अभी मुझे बात तो करने दो, किस पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो वो मुबारकबाद शफकत महमूद साहब को देना चाहते थे कि मार्च 2021 तक एक निसाब तालीम होगा। ये इमरान खान साहब हो जाए तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं वाकई दिल से शुक्रिया। मदरसे, अंग्रेजी, उर्दू सारे अगर इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, बाकी करंट अकाउंट, बिलाशुबा करंट अकाउंट का खसारा कम किया, ट्रेड डिफिसिट खसारा कम किया, लेकिन जो उन्होंने कोरोना पर वाकई कोई इबहाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज भी कई फैसला देख लें कि पंजाब ने मवेशी मंडी पर पाबंदी लगा दी है, KPK ने नहीं लगाई। इससे ज्यादा क्लियर पॉलिसी और क्या हो सकती है? दोनों भैंसें उधर की इधर फोन कर रही हैं, इधर की उधर फोन कर रही हैं, कट्टे कुट्टे के, तेरा क्या मेरा क्या। तो फिर वो KPK की भैंस बने को बताया गया कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर है। अच्छा, टिड्डी दिल पे रियाज फतेहाना साहब ये इस मसले का हल निकाल चुके हैं, इसलिए उस पर भी कोई इबाम नहीं। इमरान खान साहब से आखिरी सवाल कि इमरान खान साहब से पूछना यह है कि क्या आप ऑफ द रिकॉर्ड, आपकी जमात मुतमइन है अपनी जो वादे दावे नारे किए गए थे? नहीं मुतमइन। सब बेरोजगारी बढ़ी है, गुर्बत बड़ी है, 15 सनतें जो मेन थी उनमें से 11 मनफी में है, 4 मुस्बत में है। ज़राअत का हाल ये है कि कपास 1.5 अरब कपास का सारे में, आखिरी सुन लीजिएगा, फीकस आमदनी कम हुई है, शरह आमदनी कम हुई है, GDP सुकड़ गई है, कर्जे रिकॉर्ड, आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल मौजूद, अद्वियात मौजूद और बहरान पैदा हुए, डॉलर स्टॉक एक्सचेंज, शरह सूद मौजूद, और 22 महीनों में कोई बड़ा मंसूबा नहीं, सारे फंड साईं बुजदार और मियां वाली के हल्के में। इसके अलावा भी बहुत कुछ मैं सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है, भट्टी साहब मुतमईन नहीं है 2 साल की PTI की कारकर्दगी से। महमल, अभी भट्टी साहब ने अंदरूनी मामलात की बात की, कल और परसों आप हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बड़ी चपकलिश चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है। ऐसे माहौल में आगे क्या हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए रीना, वैसे तो अमूमन होता है कि भट्टी साहब जो चीज कहते हैं मैं उसके ऑपोजिट व्यू ही लेती हूँ, लेकिन मैं आज तो मैं भट्टी साहब के ओपिनियन पे हैरान हूँ। भट्टी साहब ने कैसे ना कर दिया? मैं वही कह रही हूँ, आज भट्टी साहब के साथ एग्री करना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 साल में आपने देखा कि हमारी जो पहले ग्रोथ रेट था वो 2 से भी कम था। खैर इसके पे शहजाद ज्यादा बेहतर इकोनॉमी के ऊपर तो बात करेंगे, उनका हमारा नहीं है। फिर अब जो है, अब हम नेगेटिव 0.4 पे आ गए और मजीद भी बुरा होगा क्योंकि जाहिर बात है कोरोना है। तो आज खान साहब ने उसकी बात की थी, लेकिन असल बात क्या, असल चीज ये है कि खान साहब तो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन है, लेकिन क्या उनकी अपनी पार्टी के वुज़रा, अपनी पार्टी के MNAs, अपनी पार्टी के MPs इस चीज से मुतमईन है? आप फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू देख लें, आप राजा रियाज साहब की बातें सुन लें, आप उनके बाकी MNAs MPs की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात सुन लें, तो वो क्या कहते हैं? देखिए, वो आईना ही दिखा रहे हैं ना अपनी हुकूमत को। अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए शीशा दिखाने से कोई तस्वीर तो नहीं बदल सकती। आप अगर उसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं ये कह करके मेरी परफॉर्मेंस या हमारी हुकूमत पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, तो उससे हकीकत तो तब्दील नहीं होगी। क्योंकि ये फवाद ने बात की थी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के, उसके ऊपर एक डिबेट भी छिड़ी। उसके बाद बहुत सारे MNAs MPs ने फवाद साहब को प्राइवेटली भी ये बात की और वैसे पब्लिक में भी। अब तो आपने काफी टीवी शोज पर भी देखा है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना फंड की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ना हमारी हुकूमत की कोई कारकर्दगी है, और ना ही हम लोगों के पास जब जाते हैं। और देखिए, आप किसी से भी, हम सारे इधर बैठे हैं, हम में से कोई भी MNAs MPs की अगर प्राइवेटली बात करे तो वो कहते हैं हमें नहीं समझ आती कि हम अगला जो इलेक्शन है वो PTI की टिकट पे हम किस तरीके से जीत सकेंगे, और उसकी वजह हमारी अपनी परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को एक्चुअली चाहिए कि वो अपने MNA से ही बात कर ले या अपने MPs से ही बात कर ले, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन की बात सुनने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अपने लोग उनको बता देंगे कि ये कुछ हो रहा है। ये उसकी वजह हो सकता है कि इनफाइटिंग हो, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक वजह होगी। उसकी दूसरी वजह ये है कि आप लोगों ने किन लोगों को लगाया है, यानी कि अगर बुजदार साहब हैं, बाबर साहब के पास चलते हैं। बाबर साहब, ये इंपॉर्टेंट है, खान साहब जरा अपने लोगों से पूछें, अपने लोगों से पूछें। बाबर साहब, देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, जो भी हुक्मरान होता है वो एक और दुनिया में रहता है, यानी बाकी तमाम लोग मुल्क के जो रिसीविंग एंड पे हैं वो एक और दुनिया में होते हैं। अगर आज खान साहब आके ये फरमाते हैं कि बड़े मसाइल हैं, कुछ चीजें हम कर रहे हैं, कुछ हमारी फेलिंग्स हैं, हम मिडवे स्टेज के ऊपर हैं,
ये चीजें हमने 4 अच्छी की हैं, ये चीजें सेटबैक्स हैं हमारे, इसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो शायद लगता कि कोई इंट्रोस्पेक्शन वाली कहानी हो रही है। लेकिन फिर वो खान साहब तो ना होते। जब इन्होंने अपनी पार्टी का कहा था कि ये सुनामी लेके आएगी, तो बड़े लोगों ने जो खैर ख्वाह भी थे उन्होंने कहा कि सुनामी तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा काम होता है, तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम बताइए, यानी सुनामी तो डिस्ट्रॉय कर नहीं। तो वो एक ही पीटीआई वाले जो थे वो सबको एक ही कहानी सुनाई हुई, उसको समझाई हुई थी कि पहले हम डिस्ट्रॉय करती है चीज, गलत चीज को डिस्ट्रॉय करना होता है, फिर उसे ठीक करना होता है। तो अल्लाह करे कि कभी ये जो रीबिल्डिंग वाला फेज आता है सुनामियों के बाद वो आए इस मुल्क में, लेकिन अभी तो वो डिस्ट्रक्शन वाला फेज ही चल रहा है। आप कोई स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, उन्होंने इकोनॉमी पे बात की, उन्होंने कहा इतने कर्जे थे, जितने कर्जे पिछली हुकूमत ने 5 साल में लिए आपने 20 महीनों में ले लिए। तो अब अगली हुकूमत आके कहेगी जब हम आए थे तो इतने कर्जे थे, कर्जे जो उतारे उसका तो जिक्र कर दिया फ्लोर ऑफ हाउस पे, जो लिए उसका कोई जिक्र नहीं। अच्छा, इन्फ्लेशन का कोई जिक्र नहीं, एक्सचेंज रेट कहाँ चला गया उसका कोई जिक्र नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इंडस्ट्री अभी कहाँ पे है उसका कोई जिक्र नहीं। डिस्पाइट कि आपने एक्सचेंज रेट आपका डिक्लाइन हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या उस प्रोपोर्शन में बढ़ी, उसका कोई जिक्र नहीं। और ये तमाम वो बातें हैं जो आपके इकोनॉमिस्ट करते रहते हैं। क्या उनकी थिंकिंग चेंज हो गई? ये जो टेररिज्म का इशू था, एक जंग लड़ी है पूरी टीटीपी के खिलाफ, उस वक्त वो कहते थे टीटीपी हमारे भाई हैं, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ये अमेरिका की जंग है। आपकी फौज ने एक जंग लड़ी, आज हम कहते हैं हमारे बैटल हार्डन जनरल्स हैं, आज वो फिर आके फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद था और हमने अमेरिका की जंग लड़ी। तो आप इमरान खान साहब को जब देखते हैं तो कोई एक चीज नहीं है जो वो किसी एक्सपीरियंस से सीखे, वो वही बातें जो पहले ऑपोजिशन में अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया। मीर शकील और रहमान 100 दिन से ज्यादा आपने उन्हें जेल में डाला हुआ है, चार्जेस कोई फ्रेम नहीं हुए। काजी फायज ईसा के खिलाफ जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो हम देख रहे हैं। तो यानी हम बातें क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही बातें आप जब ऑपोजिशन में करते थे तो अच्छे लगते थे, लेकिन अब आप हुकूमत में हैं, आप चला रहे हैं इस मुल्क को, देखें तो सही मुल्क का हाल क्या है आज। लेकिन वो तो मुतमईन है रीमा, उन्होंने आज तो चैलेंज भी दे दिया, कहते हैं कोरोना की पॉलिसी कोई ले लें, 13 मार्च से अब तक मेरी कोई एक तकरीर निकाल के दिखा दें, आपको चैलेंज करता हूं जिसमें कोई तजाद हो। हम पहले दिन से बिल्कुल क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। हीना शाहजेब ने इस पे बहुत अच्छे शोज किए हैं जिसमें उन्होंने सारे क्लिप्स सुन के दिखाए हैं शुरू से आज तक। मेरा ख्याल है वही काफी है वो कंफ्यूजन जो है वो दिखाने के लिए। लेकिन मैं एक और बात करना चाहती हूँ, भट्टी साहब से किसी ने डिसएग्री नहीं किया, मैं आज करती हूँ। अच्छा, उन्होंने यूनिफॉर्म जो करिकुलम की बात है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा स्कूल के लिए, शाबाशी दी जा रही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है ये एक ऐसा दावा है, एक प्रॉमिस है जिसको पूरा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। 22 करोड़ का हमारा मुल्क है, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं लोगों के, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ हिस्ट्रीज हैं, जोग्राफीज हैं। आप इन सबको एक ही करिकुलम कैसे पढ़ा सकते हो? अगर आप दुनिया में ट्रेंड देखें, ये कहा जा रहा है कि हर बच्चे के लिए मुख्तलिफ करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और करिकुलम का मकसद जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो मकसद में होनी चाहिए कि हमने एक थिंकिंग, सवाल उठाने वाले बच्चे जो हैं उनको बड़ा करना है इस मुल्क में। लेकिन इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है हर चीज़ में एक ही सोच है। मीडिया में उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सोशल मीडिया में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, अब उन्हें स्कूलों में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी खुद से अपने बारे में सीख के, अपनी हिस्ट्री से सीख रीमा, के जो आप बात कर रही हैं, ये कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी बड़ी वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कुछ ऐसे टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के जिनको निकाल दिया गया है बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ये जो यूनिफॉर्म करिकुलम है ये तो मेरा ख्याल है वैसे ही एक डिजास्टर है, कोई भी हुकूमत इम्प्लीमेंट करे। ये हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी तो क्या करेगी? ये लोग तो वैलेंटाइंस डे जैसे दिन से इनको मसला है कि किताबों में नहीं होना चाहिए। इनको बहुत सी किताबें ऐसी हैं, मलाला की किताब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बैंड है। इस तरह की जो रिग्रेसिव थिंकिंग वाली हुकूमत है, क्या हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं? ये किस तरह का करिकुलम है जिसको अप्रूव करेंगे और इस मुल्क के हर बच्चे को वो पढ़ाएंगे? तो मेरे ख्याल है ये यूनिफॉर्मिटी वाली बात है, हमें अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक हम इसमें ना एक दिन अलग से सवाल रखते हैं और शो करते हैं इसके ऊपर। उन्होंने शाबाशी दी, मेरा ख्याल है इस पे बात करना जरूरी है। एक आखिरी बात, हम एक कौम यूनिफॉर्मिटी से नहीं बनेंगे, हम एक कौम सिर्फ तब बनेंगे जब हर एक को अपनी सोच की आज़ादी होगी और उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी, वरना ये मुल्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बात ज़रूरी है कि आज की स्पीच के बाद हम उठाएं। वेरी ट्रू। शहजाद हमारे साथ हैं? जी
शहजाद, मईशत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म कहते हैं अपोजिशन जो तनकीद कर रही है कि कोरोना के पीछे छुप गए हैं ये इस बजट के मामले पर भी, वो बेजा तनकीद है। लेकिन वज़ीर आज़म के अगर आप बयानात देखें तो वो कहते थे कि ये साल ग्रोथ का होगा। बेशक कोरोना आया, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं कि क्या सिर्फ कोरोना को ब्लेम करें या उसकी वजह से ये जो स्लम्प आ रहा है, या फिर जनरली 2 साल में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे मईशत बेहतर होती है इस साल में? देखिए, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर टाइम लग जाएगा बात करने में। मुख्तसर ये बात है, आपने पूछा कि क्या पॉलिसीज कामयाब रही है या नहीं रही है। 2 तरीके होते हैं देखने के लिए। एक कि अवाम मुतमईन है या नहीं मुतमईन है। अवाम का हाल आपको पता है क्या है, और वो बेस्ट जज है, 5 साल बाद अपना जो है वर्डिक्ट दे देंगे। लेकिन दूसरा पैमाना ये है कि जो खुद इनके दावे और इनके जो मैनिफेस्टो था, आप उससे कंपेयर करते हैं इनकी कारकर्दगी को, तो उसके तो करीब करीब भी ये नहीं पहुंचते। अब रहा इकोनॉमी का सवाल, देखिए मैं इस पर बहुत दफा बात कर चुका हूँ। जब मईशत मिली थी, बिल्कुल ठीक बात है ये तो कि उसका बुरा हाल इस सेंस में था कि 20 अरब डॉलर का, 20 बिलियन डॉलर्स का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और कोई भी हो, चाहे नून लीग का हो या कोई और आके कहे कि नहीं ये एक प्रॉब्लम था और इसको इजीली रिजॉल्व किया जा सकता था, तो ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका रिफ्लेक्ट करेगा आगे जाकर आपकी डिवैल्यूएशन को, डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन से आपकी ग्रोथ मुतासिर होगी, ये हर इकोनॉमिस्ट को पता है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। लेकिन देखिए, ये बातें अच्छी लगती हैं, पहले 6 महीने में आपने कर दी, 1 साल में कर दी, ठीक है, लोगों ने सुन लिया। फिर लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था इसका कोर्स करेक्शन क्या किया है, आपने क्या इकदाम किए हैं। तो वो तो अगर आप पहला साल देखें हुकूमत का, तो वो तो उसमें इकदाम उठा ही नहीं सके ना। कंफ्यूजन का शिकार रहे, IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, जाएंगे तो बड़ी तनकीद होगी कि हम कटोरा लेके पहुंच गए, हम दोस्त ममालिक के पास जाएंगे। तो बहुत सारे फैसले थे जो कि गलत किए गए, ताखीर से किए गए, और 6-8 महीने बल्कि 9 महीने आप कह रहे हैं कि स्टैंड स्टिल था माहौल, और आपकी मईशत जो है वो रिकवरी की बजाय और पीछे जाती रही। तो ये लोग आपको इस चीज पे जज करेंगे। 5 साल बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, ये पूछा जाएगा कि आपने उसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए। तो उसमें तो कहीं से भी हुकूमत के इकदाम तसल्ली बख्श नहीं है। ठीक है, तसल्ली बख्श नहीं है। इस पर हमने छोटी सी ब्रेक एक जुमला इसमें अगर मैं ऐड कर दूं अलीना, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में आप ये नहीं कर सकते ना कि हर चीज पे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही गलत है। कुछ चीजें बेहतर हो रही थी। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स फेब में हमने देखा 15% की ग्रोथ आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद मार्च अप्रैल में भी अगर यही एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज में आप देखें जो ऑर्डर थे वो कैपेसिटी पे चल रहे थे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर भी हो रही थी कोरोना से पहले। एक स्टेबिलिटी माहौल में तो हम दाखिल हो रहे थे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। नेगेटिव आपकी GDP ग्रोथ नहीं होती अगर कोरोना नहीं आता, आप शायद होते 2%, 2.5% ग्रो कर रहे होते आप। तो ये कह देना कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद था, ये भी ऑपोजिशन का दावा ठीक नहीं है। वी वर एंटरिंग इनटू अ स्टेबलाइजेशन फेज, बट जो ग्रोथ है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उससे तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, मतलब हमारे सब एनालिस्ट को लगता है नहीं, और ख़ास तौर पर भट्टी साहब को, जो 2 साल पहले शुरू ये हुए थे यहाँ से कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज भट्टी साहब गो कि वज़ीर आज़म मुतमईन है, भट्टी साहब मुतमईन नहीं है जो 2 सालों में हुए। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे।